क्या आपको पता है हम अपने 20s में ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर देते हैं जो फॉर द फ्यूचर हमारे को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है। इवन जब मैंने खुद अपना करियर स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 18, स्टार्टिंग में जब पैसा आता हुआ दिखता है तो अच्छा लगता है, तो वहां पर हम भटक जाते हैं और ऐसी मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी थी जो आज के टाइम पर जब मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूँ तो मेरे को वही गलतियां रिपीट होती हुई दिखाई देती है। इनफैक्ट जहां पर भी मैंने अभी तक काम किया है, जिस भी ऑफिस में, मैं सबसे छोटा ही रहा हूं। अभी भी मैं सबसे छोटा हूं जिस ऑफिस में हूं बाय एज। तो वहां पर जो बड़े पर्सन होते हैं जब उनके साथ उठते बैठते हैं तो उनके मुंह से भी कभी ना कभी ये चीज सुनने को जरूर मिलती है कि हमने अपने करियर के स्टार्टिंग में ऐसी बहुत सारी गलती कर दी थी जो अगर हम ना करते शायद आज किसी अच्छे लेवल पर होते, या हम आज ज्यादा सेविंग कर पाते और खुद का शायद छोटा मोटा काम स्टार्ट कर पाते। तो जो हमारे सामने एक वर्ड आया काश, ये काश वर्ड जो होता है वो बहुत बुरा होता है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ये चीज चेकआउट करना कि आप इन गलतियों में से कौन सी बार बार रिपीट कर रहे हो और उसको एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से सुधार लो। पहली मिस्टेक जो हम करियर स्टार्ट करने के बाद करते हैं वो बिल्कुल भी सेविंग नहीं करते हैं। अब सेविंग हम किसी भी पर्पज से कर सकते हैं। आप रिटायरमेंट के लिए कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो, आप कहीं घूमने जाने के लिए कर सकते हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, अपनी खुद की शादी के लिए, अपने खुद की कार के लिए, अपने खुद की घर के लिए। वो सेविंग हम किसी भी पर्पज से कर सकते हैं, इनफैक्ट इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए। लेकिन जब एक 18 से 20 साल का यंग लड़का या लड़की काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी वो देते हैं कि हमने अपने खर्चे पूरे करने हैं। घर में देना दे वो बात की बात है, लेकिन अपने खर्चे पूरे होने चाहिए। फिर वो सेविंग भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात मैं स्पेशली कर रहा हूँ लड़कों की। लड़कों को आज के टाइम पर सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट सेविंग बल्कि उसके बाद के जो पॉइंट्स है उसको भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक पेड़ तभी बनता है जब हम बीज बोते हैं। ठीक वैसे ही जब तक हम सेविंग स्टार्ट ही नहीं करेंगे तब तक आगे की फर्दर प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इसलिए आप जितनी भी सैलरी कमा रहे हो, डजेंट मैटर आप 10,000 कमा रहे हो, 12 या 15,000, एक स्पेसिफिक अमाउंट आप सेव जरूर करें। स्पेसिफिक अमाउंट कल के डेज में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो चाहे आप 18 के हो, 20 के हो, सेविंग आज और अभी से करना स्टार्ट कर दे। बेसिकली अपना बताऊं तो जब मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी तो मेरी जो सैलरी थी वो 8,000 थी। तो स्टार्टिंग में होता ये नया नया चाहो कि मैं अपने शौक पूरे करूंगा, तो मैं भी गलत तरीकों में जाकर अपने पैसों को वेस्ट करने लगा और एट दी एंड जब मैं देखता था तो मेरे पास कुछ बचता नहीं था। कम से कम 4 से 5 महीने ये चीज चलती रही। तो फिर इस चीज को मैंने समझा, इस चीज को ऑडिट किया और उसके बाद से मैंने सेविंग करना स्टार्ट किया। और जब वो सेविंग मैंने स्टार्ट की उसके बाद ही फिर मेरे आगे फर्दर जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है वो भी प्रॉपर सही वे में हुए। सेकंड यहाँ पर आ जाता है हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन या ओवर स्पेंडिंग की हैबिट। अब जो हम यूथ होते हैं मैक्सिमम, हमारे को कोई भी चीज जब दिख जाती है तो हमारा उस पर मन आ जाता है एक ही बार में। स्पेशली ये लड़कों के साथ होता है कि अगर कोई चीज पसंद आ गई तो हमारे को वही चाहिए होती है। उसके कंपैरिजन में फिर आप चाहे 10 चीजें दिखा दोगे, नहीं भाई वो चीज पसंद आ गई तो आ गई, डजेंट मैटर वो 8,000 की है 10,000 की है। तो यहाँ पर ये चीजें ओवर स्पेंडिंग में काउंट की जाती है। अब ओवर स्पेंडिंग का मतलब जो आपकी जरूरतों से ज्यादा पैसे खर्च करते हो या आपकी हैबिट्स जो है शॉपिंग एंड ऑल या खाने कूने की, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो सारी चीजें हम ओवर स्पेंडिंग में काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पिछले महीने ही शॉपिंग की 4-5 हजार की, आप इस महीने फिर मार्केट गए और आपको कोई चीज पसंद आ गई, बिना सोचे समझे आपने वो चीज परचेज कर ली। दैट्स कॉल्ड ओवर स्पेंडिंग। आपको हो सकता है उस चीज की जरूरत ही नहीं थी। और आज के टाइम पर सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन का काम चलता है। वो आपकी नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, डिज्नी हो गया, चाहे अदर कोई सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहां पर आपने मंथली ईयरली इसकी सब्सक्रिप्शन ली है, भले ही आप वहां पर 2 बार विजिट करते हो। तो ये चीज गलत है। आपको आज और अभी से ये चीजें कम करने की जरूरत है। बंद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कम करने की जरूरत है अपने टाइम और अपनी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो दूसरी हैबिट यहाँ पर आपको त्यागनी है, वो है ओवर स्पेंडिंग की हैबिट। थर्ड यहाँ पर आता है इग्नोरिंग इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड होता क्या है, ये चीज सबसे पहले समझ लेते हैं। इमरजेंसी मतलब एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आना जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, 23 नवंबर 2023 को मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ। अब ये ऑपरेशन एकदम इमरजेंसी में हुआ जिसकी मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। हुआ क्या, मेरे सडनली पेन हुआ। 2 महीने पहले ये दिक्कत आई थी। पहले महीने अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे महीने अल्ट्रासाउंड कराया,
कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल। तीसरे महीने जब सेम दिक्कत आई, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें निकला हर्निया। अब मेरे को दिन में पता चला कि मेरे हर्निया की दिक्कत है। शाम को मैं एडमिट हुआ और अगले ही सुबह दिन में मेरा ऑपरेशन हो गया। तो यहाँ पर वो तो शुक्र है मैंने इमरजेंसी फंड बिल्ड किया हुआ था, तो उस करके जो मेरा फाइनेंस है ठीक प्रकार से प्रॉपर मैनेज हो गया। अब मेरा जो इमरजेंसी फंड था वो कोई बहुत बड़ा नहीं था, वो शायद था कोई 30,000 के आसपास, लेकिन उस 30,000 ने मेरी काफी मदद की थी उस टाइम जो भी मेरे एक्सपेंसेस वगैरह हुए। स्टिल उसके बाद जो मेरी 1 महीने तक दवाइयाँ चली, तो इसलिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आप कितने भी अमाउंट का कर सकते हैं, वो आपने डिसाइड करना है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैंने पर्सनली अपने हिसाब से डिसाइड किया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो एटलीस्ट मेरे पास 25 से 30,000 होने चाहिए, और वो उस टाइम मेरे पास थे। और मेरा ऑपरेशन हुआ था 21 साल की एज में, तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पर भी मेरे पास इमरजेंसी फंड था। अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की, जो कि टू मच क्रेडिट। अब क्रेडिट में आपका चाहे लोन आ गया, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड आ गया। लोन को हम छोड़ देते हैं, वो थोड़ी बड़ी टर्म हो गई। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, आज के टाइम पर हर एक पर्सन के पास क्रेडिट कार्ड है, भले ही जॉब ना हो लेकिन क्रेडिट कार्ड है। अब मेरे पास खुद ये HDFC का क्रेडिट कार्ड है, ये है मेरा मनी बैक क्रेडिट कार्ड। अब ये बेसिकली मेरे को बैंक वालों ने खुद ऑफर किया था, क्योंकि मेरा जो हिस्ट्री थी, जो मेरा सिविल स्कोर था, वो काफी अच्छा मेंटेन हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने मेरे को ये चीज ऑफर की। अब यहाँ पर इसका यूज करना बेनिफिशियल हो सकता है और यूज करना नॉन बेनिफिशियल भी हो सकता है। बेनिफिशियल उन पर्सन के लिए जिसको इसका प्रॉपर यूज करना होता है। अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं इसका ठीक प्रकार से यूज करता हूं और मेरे को इससे अच्छे खासे पॉइंट भी मिलते हैं। और वहीं अगर आपके अंदर ओवर स्पेंडिंग की गंदी आदत है, आप अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर पाते, तो ये चीज आपको बहुत बुरी तरीके से बैकफायर करेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके खर्चे आखिरकार जा कहाँ रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉपर क्रेडिट कार्ड मैनेज करना नहीं आता है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इसकी तरफ बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पर फीस तो भले ही 500 रुपए की लगेगी, लेकिन जो पेनल्टी आपको पड़ जाएगी वो बहुत बुरी तरीके से होगी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। अगेन, क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया। टू बी फ्रैंकली और ऑनेस्टली मेरे को ये चीज नहीं पता थी, अगर आप क्रेडिट कार्ड से ATM के थ्रू विड्रॉल करते हो पैसे तो चार्जेस लगते हैं, लिमिट होती है। जैसे मेरे को इस पे लिमिट है 30,000 मैं विड्रॉल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये चीज नहीं पता थी कि उन 30,000 पे भी मेरे को 500-600 रुपए इंस्टेंट पेनल्टी बचेगी, प्लस 50 रुपए अलग से। मैंने एक बार निकाल लिए तो मेरे को कॉल आई कि ऐसे ऐसे लोन चल रहा है आपका, तो आप लेना चाहोगे? तो मैंने बोला मेरे को जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला आपने कैश विड्रॉल किया, उस पर भी तो आपको पेनल्टी लगी। तब मेरा दिमाग खटका कि भाई किस बात की पेनल्टी? तो मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने मेरे को बताया। अब ये चीज मेरे को पहले पता नहीं थी, लेकिन अब पता चल गई। तो मेरे को पता है अगर मैं 5,000 रुपए निकालता हूँ तो मेरे को सीधा 600 रुपए का गस्सा बच जाएगा ऑन दी स्पॉट, और जो 500 रुपए की फीस है वो तो अलग है। 600 रुपए यानी 5,000 में से सीधा ही 600 का लॉस, और मेरे हाथ में बचा 4400 रुपए। तो मेरे को ये चीज अब पता चल गई, तो मैं अब इसलिए इस क्रेडिट कार्ड से कैश बिल्कुल भी विड्रॉल नहीं करता। और मेरे को ये चीज बताने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि मेरे को नहीं पता था। बंदा गलतियों से ही सीखता है। मैंने गलती की, मेरे को पता लग गया और मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की। अब मेरे को बेनिफिट कहाँ पर है? ये सबसे ज्यादा मेरे को बेनिफिट देता है ये सबसे ज्यादा मेरे पेट्रोल में। मैं अप एंड डाउन करता हूँ तो वहां पर मेरे को हफ्ते में 600-700 का पेट्रोल भरवाना पड़ता है, और 600-700 में मेरे को इजीली 8 से 10 रुपए का कैशबैक मिल जाता है। अब मैं वहां अगर गूगल पे दूं या कैश दूं या नॉर्मल ATM कार्ड से वहां पर पेमेंट करूं तो मेरे को कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसमें फायदा है। भले ही 10 रुपए मिल रहे हैं तो मेरे को फायदा तो है, और वही खर्चे मैं यहाँ पर इससे करता हूँ जो मेरे को पता है मैं एट द मंथ पे भी कर पाऊंगा ऑन टाइम। जैसे पेट्रोल हो गया, मेंटेनेंस वगैरह हो गई, कहीं पर मेरे को कार्ड से बड़ी पेमेंट करनी पड़ जाए लाइक 2,000-3,000 की, और मेरे को पता है ये मैंडेटरी है और मैं एट द मंथ इसको पे कर दूंगा, तो मैं वो पेमेंट इससे कर देता हूँ। तो मेरे लिए तो ये फायदे का सौदा है, लेकिन अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप इसका यूज बिल्कुल मत करें। अब आती है सबसे बड़ी गलती गाइस, वो है नॉट इन्वेस्टमेंट इन अर्ली एज। मतलब जब हमने कमाना शुरू किया तो हमारे को लगता है कि अभी हम अपने शौक पूरे करेंगे। अच्छी बात है, शौक पूरे भी करने चाहिए, लेकिन आप अभी शौक अगर पूरे कर लेते हो तो फ्यूचर में दिक्कत आएगी। फ्यूचर में शौक पूरे करने हैं तो अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है।
अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं होगी जितनी की मेरे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में और आरडी ज्वेलर के पास, जो मैंने लास्ट वीडियो में अगेन बता दिया है। सेविंग है लेकिन वही है जो मेरे को लिक्विड के रूप में इंस्टेंट मिल जाए जब जरूरत पड़े, प्लस जो मेरा इमरजेंसी फंड है वो अलग है। जब काम स्टार्ट किया था उसके 1 साल के बाद ही मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। पहले मैंने कमाया, सेव किया, सीखा इन्वेस्टमेंट के बारे में, तब मैंने इन्वेस्टमेंट जाके स्टार्ट की। और इन्वेस्टमेंट कम उम्र में स्टार्ट करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कोई भी आपकी आदत है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, थोड़ी थोड़ी अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो 1 साल के बाद आपको रिजल्ट कंपाउंड में मिलेगा। अगर अच्छी आदत होगी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरी आदत होगी तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। ठीक यही इन्वेस्टमेंट, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके एक्यूमुलेट हो जाता है और एट द ईयर आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। और आपको पता ही होगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां जुआ भी कहा जाता है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप बार बार कौन सी गलती इनमें से रिपीट कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज है जो आप ठीक प्रकार से फॉलो कर रहे हो। सो एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि आप अपनी कम उम्र में ही एक ठीक माइंडसेट डेवलप करके धीरे धीरे उस माइंडसेट को ग्रो करके, अपने पैसों को ग्रो करके, आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, चाहे आपके हो, आपकी फैमिली के हो, वो सारे धीरे धीरे अचीव कर सकते हो और एक सिक्योर फ्यूचर की ओर मूव ऑन कर सकते हो। हालांकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो जाए। जैसे मेरे साथ ही हुआ था, सडनली विद इन अ 1 डे ऑपरेशन। मेरे को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत प्लानिंग की थी, इमरजेंसी फंड बनाया था जो कि उस टाइम काम आया। तो आप भी इन चीजों को ध्यान रख के अपनी प्लानिंग कीजिए, बाकी फ्यूचर जो है वो गॉड के हाथ में है। उसने आपको क्या, कब और कैसे देना है वो सिर्फ वही जानता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।